गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विशाल श्रीवास्तव बिल्हौर इंटर कॉलेज बिल्हौर BIC के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इंटरमीडिएट के लेसन सेकंड लास्ट स्प्रिंग के बारे में बताऊंगा, जिसकी लेखिका हैं अनीस जंग, जो कि एक भारतीय राइटर हैं। इंडियन राइटर, जर्नलिस्ट, एंड कॉलमनिस्ट, जो कि एक भारत की लेखिका, साथ में पत्रकार और स्तंभकार भी हैं। इनका जन्म 1964 को राउरकेला, जो कि उड़ीसा में है, यहाँ हुआ था। इनका जन्म 1964 में राउरकेला, उड़ीसा में हुआ था। जो इनके पिता थे, उनका नाम था होशियार जंग, जो कि एक राइटर थे। यानी जो अनीस जंग है वो तो एक राइटर थी ही, साथ में इनके पिता जो होशियार जंग थे वो भी एक विद्वान राइटर थे। और मज़े की बात यह है कि इनकी जो माँ थी, मदर एंड ब्रदर, ये दोनों भी आल्सो पोएट ऑफ उर्दू, ये भी कवि थे दोनों लोग। यानी इनकी पूरी फैमिली जो थी एक लेखक थी, यानी कवि थे या लेखक थे। तो इनकी जो पढ़ाई शिक्षा हुई वो इन्होंने अपनी शिक्षा हैदराबाद में की, और उच्च शिक्षा इन्होंने USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में की। जो इनका बुक्स थी, उनमें से कुछ बुक, एक दो बुक के नाम देते हैं। अनवेलिंग इंडिया, ए वुमेन्स जर्नी, दूसरी है ब्रेकिंग द साइलेंस, बियॉन्ड द बैकयार्ड, और एक कहानी तो यही है, स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इनकी कुछ रचनाएं मैंने यहाँ पर दी। तो अनीस जंग, फिर से एक बार समझ लें, अनीस जंग जो है वो भारतीय लेखिका हैं। ये लेखिका भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं और कॉलमनिस्ट भी हैं, स्तंभकार भी हैं, पत्रकार भी हैं, लेखिका भी हैं। इनका जन्म 1964 को राउरकेला, उड़ीसा में हुआ था। इनके पिता होशियार जंग, जो कि विद्वान राइटर थे, हैदराबाद में। मदर और ब्रदर भी, इनके जो भाई और माँ थी, वो भी एक उर्दू के कवि थे। इनकी जो शिक्षा हुई, इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की हैदराबाद और USA से प्राप्त की, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका से प्राप्त की। इनकी कुछ रचनाएं अनवेलिंग इंडिया, ए वुमेन्स जर्नी, ब्रेकिंग द साइलेंस, बियॉन्ड द बैकयार्ड, स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये जो लास्ट स्प्रिंग लेसन है, ये भी
इस जो इसका अब अबाउट द लेसन समझते हैं। जो ये कहानी है लास्ट स्प्रिंग, तो ये एक स्टोरी है, स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड इनके द्वारा लिखी हुई है अनीस जंग के द्वारा। उसका एक अंश मात्र है, उससे एक अंश लिया गया है इसमें। अब इसमें स्टोरी में है क्या, इसमें चाइल्ड लेबर के बारे में बताया गया है। चाइल्ड लेबर के बारे में, कैसे लोग बच्चों का बचपन छिन जाता है, कैसे वो जो है उसके लिए लेबरी करने बाल जो है श्रम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो क्या होता है, द स्टोरी लास्ट स्प्रिंग डिस्क्राइब द पिटेबल कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन हु क्या है, हु हैव बीन फोर्स्ड टू मिस द जॉय ऑफ चाइल्डहुड। वे ऐसे बच्चों की कहानी है, ऐसे बच्चों की स्थिति का इसमें दिया गया है इस लेसन में, जो ऐसे बच्चों की कहानी को दिखाता है जो कि अपना बचपन किसी न किसी कारणवश खो चुके हैं। यानी यहाँ पर स्प्रिंग जो होता है, बच्चों ये समझ लें अच्छी तरीके से, जो स्प्रिंग है वो ऋतुओं में आयरोनिकल है। ये स्प्रिंग जो है ये हमारा जो है मौसम में अगर दिया जाए तो सबसे अच्छा मौसम स्प्रिंग माना जाता है। और इसको हम मानते हैं कैसे, चाइल्डहुड से इसकी तुलना की गई है, चाइल्डहुड से इसकी तुलना की गई है कि जैसे मौसम में हमारा सबसे अच्छा मौसम स्प्रिंग का होता है, उसी तरीके से चाइल्डहुड जो है हमारा बचपन है, हमारे जीवन का सबसे अच्छा समय होता है। और उस समय को कैसे बच्चे खोने को मजबूर हो आते हैं, जो उसमें पढ़ाई उन्हें करना चाहिए पढ़ाई नहीं हो पाती, जो उनको खेलना चाहिए वो खेल नहीं उन्हें मिल पाता है, वो बाल श्रम करने के लिए विवश होते हैं। ऐसी कहानी, इसके 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में आते ये 2 बच्चों की कहानी है, एक का नाम होता है साहेब और एक का नाम होता है मुकेश। ऐसे 2 बच्चों की कहानी है। तो पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे सम टाइम आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। पहले कहानी का पार्ट है सम टाइम आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज, और सेकेंड पार्ट का नाम है आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। ये 2 पार्ट हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सम टाइम आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। तो पहला पार्ट हमारा है सम टाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। ये मैंने कूड़े के ढेर से 1 रुपये प्राप्त किया, मुझे कूड़े के ढेर से 1 रुपये मिला। तो जब अनीस जंग लेसन की शुरुआत होती है तो अनीस जंग जो लेखिका हैं वो अपने पास पड़ोस में देखती हैं कूड़े का ढेर है, उससे कुछ बच्चे जो है स्काउंगिंग गोल्ड इन द गार्बेज, स्काउंगिंग गोल्ड इन द गार्बेज, कुछ बच्चे जो हैं कूड़े के ढेर से कुछ छानने या बीनने का प्रयास कर रहे हैं। तो अनीस जंग उन लड़कों से पूछती हैं कि वाई डू दिस, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों करते हो। तो उनमें से एक लड़का था साहेब। अब मैंने पहले जैसा कि इसमें साहेब और मुकेश 2 बच्चों की कहानी है। तो यहाँ साहेब जब है वो रहने वाला कहाँ का होता है, रहने वाला होता है ढाका का। सभी को मालूम है ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, वहाँ का रहने वाला होता है, जहाँ के वो वहाँ हरे भरे खेतों को देखता था। लेकिन अब इस समय क्या हुआ कि वो सब छोड़ के अपना जो होम टाउन था उसको छोड़ दिया और ये आ गए कहाँ पर, अपने देश में बिग सिटी में, जहाँ पर ये लोग कूड़े के ढेर से अपना कुछ निकाल कर उसका जीवन यापन कर रहे थे और अपनी रोजी रोटी चला रहे थे। यानी इस बिग सिटी में इनको ग्रेन्स मिल रहा था, रोजी रोटी मिल रही थी, इसलिए यहाँ पर आ गए थे। तीसरे पॉइंट में दिया हिज मदर टेल हिम अबाउट मैनी स्टॉर्म्स स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स सॉरी। तो कहा गया हिज मदर टेल हिम अबाउट मैनी स्टॉर्म्स स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम। उनकी माँ ने बताए थे कई तूफान आए, तूफानों से मतलब है जंग, लड़ाई। कई तूफान आए और उनके घर और खेतों को बहा ले गए। ये बात उस समय की है जब 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। तो ये युद्ध आपको बता दें कि इंडिया और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था ये 13 दिन चला था। ये इस कहानी में नहीं दिया है, लेकिन फिर भी आप लोग समझ लें कि इंडिया और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था वो 3 दिसंबर को शुरू हुआ था और 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुआ था और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के सामने समर्पण कर दिया था। तो 13 दिन युद्ध चला था ये। तो उस समय जो इनका पूर्वी हिस्सा था, पूर्वी पाकिस्तान, वो अब
प्राविधिक रूप से बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। उसी को बांग्लादेश, जब युद्ध हुआ तो उसके बाद जब समर्पण किया तो पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश घोषित कर दिया गया, बांग्लादेश के नाम से जाने जाना लगा। उस समय ये लोग यहाँ पर रिफ्यूजी के उससे यहाँ शरणार्थी बन के भारत में आए। तो वही इनकी मदर ने कहा कि कई तूफान आए और हमारे खेतों मकानों को उड़ा बहा ले गए। इसका चौथा पॉइंट है आई हैव नथिंग टू डू गो टू स्कूल। जैसा कि उसने राइटर ने एनिस जंग ने क्वेश्चन किया था कि आप ये आप लोग ऐसा काम क्यों कर रहे हो, क्यों स्काउंगिंग गोल्ड इन द गार्बेज कर रहे हो, क्यों गोज रहे हो इसमें से। तो वही उन्होंने बच्चों ने आंसर दिया आई हैव नथिंग टू डू, मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है, कोई काम ही नहीं है मेरे पास, क्या करें। तो लेखक ने उनसे कहा गो टू स्कूल, फिर स्कूल जाओ, स्कूल क्यों नहीं जाते हो। लेकिन जैसे उसने ये बात कही स्कूल जाओ, तो उससे बड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई बाद में कि अगर इनके पास स्कूल जाने का होता तो शायद ये ऐसा काम नहीं कर रहे होते। मैंने कहीं ना कहीं इनके मन को चोट पहुंचाई है। लेकिन तभी बच्चा कहता है नो से मतलब यहाँ है कि देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पास पड़ोस में कोई स्कूल ही नहीं है, तो मैं जाऊँ कहाँ, तब राइटर क्या कहता है एम्ब्रेस्ड होलो एडवाइस। जब राइटर ने ये समझा, शर्मिंदगी हुई और उसने कहा मैंने एक ऐसी खोखली सलाह इन लोगों को दे दी, इन बच्चों को पहले से परेशान हो, मैंने एक और इनके उम्मीद की किरण जगा दी है। तो अगली लाइन पर आते हैं, यहाँ पर दिया इफ़ आई स्टार्ट विल यू कम हाफ जोक स्माइल। यानी कि कहा गया यहाँ पर राइटर कह रहा है कि एक बार तो मैंने उसको खोखली एडवाइस दे ही दी, लेकिन दोबारा फिर मुझसे गलती हुई और मैंने बच्चे से कहा कि इफ़ आई स्टार्ट विल यू कम, यदि मैं इस विद्यालय खोलूँगा क्या तुम पढ़ने आओगे। लेकिन ये क्या था, एक जोक के अलावा कुछ नहीं था, क्योंकि मैं भी जानता था कि ये कार्य पूरा स्कूल बनाना इतना आसान नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने बात ये बच्चे से कही तो बच्चे के मुंह पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई, वो उसके मन में उम्मीद की किरण जग गई कि अब मुझे स्कूल मिल जाएगा और मैं भी स्कूल पढ़ने जाऊंगा। तो इसके बाद कुछ दिन पश्चात आफ्टर फ्यू डेज लिखा है, आफ्टर फ्यू डेज रेडी। छोटी सी एक लाइन पैराग्राफ की ली गई, उससे पूरा पैराग्राफ स्पष्ट करना है। तो क्या होता है, आफ्टर फ्यू डेज, जो कुछ दिन पश्चात बच्चा, यानी जो बच्चा होता है साहेब, वो दौड़ के राइटर के पास जाता है और कहता है इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका विद्यालय बन के तैयार हो गया है। लेकिन राइटर तो जानता ही था कि कोई विद्यालय बनना नहीं है, इतना आसान काम नहीं है। उसने तुरंत बच्चे से कहा कि स्कूल बनाना इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत सा समय चाहिए। फिर कुछ दिनों पश्चात, जो इसके बाद मंथ्स ऑफ नोइंग नेम साहिब आलम, बहुत महीनों तक ये सब काम देखते हुए उसका कि रैक पिकर्स है, कूड़ा उठा रहा है, स्काउंगिंग गोल्ड इन द गार्बेज, कूड़े के ढेर से बीनने की कोशिश कर रहा है, कुछ ना कुछ खोजने का प्रयास कर रहा है। ये सब देखते हुए राइटर को, अनीस जंग को महीनों लग जाते हैं। और महीनों जानने के बाद बच्चे को, वो बच्चे से प्रश्न करते हैं व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो जो साहब होता है तो अपना नाम बताता है साहिब आलम। सुन के बड़ा अच्छा लगता है साहिब आलम। साहिब आलम का मतलब है कुछ ना कुछ तो इतना विशेष नाम में है कि लग रहा है कि साहिब आलम का मतलब बहुत बड़ा। तो ये आयरोनिकल है। आयरोनिकल मतलब हकीकत कुछ होती है और दिखाया कुछ और जाता, आयरोनिकल इसको बोलते हैं। लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, इसका साहिब आलम का मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी कि संसार का मालिक, पूरे विश्व का मालिक। अगर हम अपने पात्र को देखें साहेब को, तो है क्या साहेब? साहेब एक रैक पिकर्स है, कूड़ा, स्काउंगिंग गोल्ड इन द गार्बेज, कूड़े के ढेर से बीनने वाला, कुछ अच्छी चीज़ें निकालने वाला बच्चा है। तो अगर उसको शायद ये बच्चे को भी हकीकत मालूम हो कि मेरे नाम का मतलब लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है, तो शायद उसको अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं होगा। उसके साथ जो फौज है बच्चों की, बेयरफुट, वो नंगे पैर है। बेयरफुट मतलब नंगे पैर होना। तो उसके साथ जितने बच्चे हैं उनके पैरों में चप्पल नहीं होती है। तो जो राइटर है उसको नाम देता है उस बच्चों की सेना को बेयरफुट आर्मी, नंगे पैर वाली फौज। अगली लाइन में आते हैं, मॉर्निंग नून डिसअपीयर व्हाई आर नॉट यू वेयरिंग चप्पल। ये लाइन आई है, इसका मतलब ये है कि राइटर उनको देखता है, बच्चे सुबह आते हैं और दोपहर में चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो इन्होंने मॉर्निंग बर्ड्स का नाम दिया कि जैसे पक्षी अपने घोंसले से निकल के दिन में आ जाते हैं, दिन भर घूमते हैं, लेकिन दोपहर होने पर कहीं ना कहीं आश्रय लेते हैं और चले जाते हैं।
तो इसी तरीके से ये भी बच्चे दिन में निकल आते थे, दिन में अपना पूरा दिन भर इधर उधर कूड़ा करकट छाना, और उसके बाद वो अपने नून में यानी दोपहर होते ही गायब हो जाते थे। तो उन्होंने मॉर्निंग बर्ड्स का नाम दिया, और उन्होंने क्वेश्चन फिर पुटअप किया बच्चों से, वाई आर नॉट यू वेयरिंग चप्पल, तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहने हो। तो उसमें से लिखा, उसमें राइटर ने कहा, बच्चे ने कहा, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग थ्रो देम ऑफ, आई वांट शूज, एक्सट्रीम पॉवर्टी। अब यहाँ पर कहने का मतलब है, एक बच्चा उसमें से कहता है माई मदर डिड नॉट ब्रिंग, मेरी माँ ने तो मुझे ला के दी नहीं, जब मुझे ला के नहीं दी तो मैं पहनूं कहाँ से। साधारण सी बात है, जब बच्चे के पास चप्पल है नहीं तो पहनेगा कहाँ से, माँ ने उसके ला के नहीं दी। दूसरा उसमें से कह रहा है, इफ़ हिज मदर गेव हिम ही वुड थ्रो देम, यानी यदि उसकी माँ उसको लेके भी दे दे तो ये फेंक देगा इसको। फिर तीसरा बच्चा कहता है, जिसके पैर में मैचलेस यानी बदरंग जूते थे, यानी एक पैर में दूसरा, दूसरे पैर में दूसरा रंग का जूता, वो कहता है आई वांट शूज, मुझे जूते चाहिए। अब यहाँ पर स्थित ये है, एक्सट्रीम पॉवर्टी का दृश्य है, बहुत भयावह गरीबी का दृश्य, कि जो हम लोग देखते हैं, चूँकि हम लोग अच्छे से रह रहे हैं तो हम लोग गरीबी का एहसास नहीं, लेकिन जो लोग सड़क किनारे रह रहे हैं, हम लोग गांव में आसानी से देख सकते हैं, रास्ते पर चलते हुए देख सकते हैं, नगर में देख सकते हैं, हर जगह आपको देखने के मिले कई ऐसे लोग हैं जिनके पैरों में चप्पल नहीं है, उनके तन पर कपड़े नहीं हैं। तो बहुत एक्सट्रीम पॉवर्टी का दृश्य ये भारत का दिखाया गया यहाँ पर। इसके बाद यहीं से राइटर को एक स्टोरी याद आती है, रिमेंबर्ड ए स्टोरी। राइटर को यानी अनीस जंग को एक स्टोरी याद आती है। वो कहती हैं कि प्राइस्ड सन इन टाउन उदुपी 30 years ago, यानी एक नगर था उदुपी, वहाँ पर 30 वर्ष पश्चात, 30 वर्ष पहले की बात वो कह रही हैं कि एक पुजारी होता था, पुजारी का पुत्र था, बेक्स विश टू ओन ए पेयर ऑफ शूज, जो जब इस विद्यालय के लिए निकलता था तो उसके एक मंदिर रास्ते में पड़ता था शिव जी का, तो वहाँ पर उसके पिता पुजारी थे, उसके पिता वहाँ पुजारी थे, और वो क्या करते थे, जब वो घर से निकलता था तो वहाँ मंदिर के सामने 2 मिनट रुकता था और भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था कि उसके पास भी एक जोड़ी जूते हो जाएं। 30 years later, desolate backside of temple, red white chairs, folding new priced। अब क्या है, जब 30 years आफ्टर यानी 30 वर्ष पश्चात जब वहाँ पर वो राइटर पहुँचता है तो वो स्थान बिल्कुल चेंज हो गया होता है। जो स्थान पहले बहुत अच्छा था, बहुत से लोग आते जाते थे, वो डिसोलेट हो गया, निर्जन हो गया। डिसोलेट निर्जन स्थान हो गया, वहाँ बहुत कम आवागमन है, बहुत कम लोग आते जाते हैं, मंदिर भी वैसा नहीं बचा है। अब बैक साइड का सिनेरियो देखिए कैसा दिखा रहा है वो, कि बैक साइड ऑफ टेम्पल, जो पीछे मंदिर के पीछे का हिस्सा है, वहाँ पर रेड वाइट चेयर्स पड़ी, लाल और सफ़ेद रंग की चेयर्स पड़ी हैं, एक फोल्डिंग पड़ी है, न्यू प्राइस है, यानी पहले वाला पुजारी 30 वर्ष पहले वाला नहीं है, अब वहाँ पुजारी भी बदल चुका है। आगे आता है न्यू प्राइस्ड सन, ग्रे यूनिफॉर्म, सॉक्स एंड शूज। अब वहाँ जो पुजारी है वो नया है, वहाँ पुजारी नया है, उसका पुत्र आता है, उसके शरीर उसके पीछे बैक साइड में एक बैग टंगा होता है, वो हाँफते हुए आता है, जो कि अपनी यूनिफॉर्म पहने होता है, जो ग्रे रंग की होती है, उसके पैर में जूते भी होते हैं, मोजे भी होते हैं, वो दौड़ते हुए आता है और अपने बैग को हाँफते हुए फोल्डिंग पर फेंक देता है। तो जब ये राइटर इस चीज़ को देखता है तो उसे लगता है क्या कि हमारे देश ने यानी भारत ने 1 डिग्री डेवलपमेंट कर लिया, यानी 1 डिग्री डेवलपमेंट हो गया, विकास हो गया। कैसे कि जब 30 वर्ष पहले यहाँ पर मैंने देखा था तो पुजारी के बच्चे के पैर में भी जूते नहीं होते थे, लेकिन आज समय बदल गया है, आज पुजारी के बच्चे के पैर में जूते हैं, मोजे हैं, यूनिफॉर्म है। तो कहीं ना कहीं भारत में 1 डिग्री डेवलपमेंट हो गया है। लेकिन फिर भी कह रहा है नो शूज रैग पिकर्स, इवन देन देयर हैव नो शूज फ्रॉम रैग पिकर्स। रैग पिकर्स का कोई जूते हैं ही नहीं, अभी भी नहीं है। रैग पिकर्स क्या है, हमने कहा कूड़े के ढेर से बीनने वाले लड़के, जो कूड़े करकट को बीनते हैं, उनके पैर में अभी भी जूते नहीं हैं। दे आर स्टिल बेयरफुट आर्मी, वो आज भी बेयरफुट आर्मी है, उनके पैरों में आज भी जूते नहीं, वो बिना नंगे पैर वाली एक सेना है। जो रैग पिकर प्लेस सीमापुरी दिया है। इसके बाद राइटर कहाँ पहुँच जाता है, लेखक पहुँच जाता है जहाँ पर ये लोग जितने रिफ्यूजी थे जो निवास करते थे, वो उस जगह जिसका नाम था सीमापुरी। सीमापुरी क्या है, सीमापुरी पेरीफेरी ऑफ दिल्ली है। पेरीफेरी होता है उपनगर,
दिल्ली का एक उपनगर है येट माइल्स अवे, मेटाफोरिकली बोल रहा है। क्या कह रहा है कि सीमापुरी वो स्थान है जो दिल्ली का एक उपनगर है, लेकिन येट माइल्स अवे, लेकिन अभी भी मीलों दूर है, दिल्ली से मीलों दूर। लेकिन इसके आगे एक शब्द लगा दिया मेटाफोरिकली। मेटाफोरिकली मतलब होता है इसमें ये कहना कि जो दिल्ली है वो आज डेवलप हो चुका, पूरी तरह डेवलप है, वहाँ की एक लिविंग लाइफ स्टाइल है और वहाँ लोगों के पास रोजगार है, जॉब्स है, लेकिन यहाँ जो है यहाँ की व्यवस्था बहुत ख़राब है। जो सीमापुरी है दिल्ली से लगे होने के बावजूद भी यहाँ की स्थिति बहुत ख़राब, क्योंकि वहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब यहाँ पर अभी हमने इसके पहले भी इसका विस्तृत आप लोगों को बताया था। 1971 जो था, 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसके बाद उसका 13 दिन युद्ध चला। मैंने बताया 3 दिसंबर 1971 यानी 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुआ और 16 दिसंबर 1971 तक चला, यानी 13 दिन युद्ध चला। और उसके बाद पाकिस्तान ने समर्पण किया भारत के सामने और पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश घोषित किया गया। ठीक, तब ये बांग्लादेश बना। और उस समय जो ये त्रासदी हुई, यानी जहाँ बर्बादी हुई, उसमें कुछ वहाँ के लोग भारत में शरणार्थी के रूप में आ गए, जिनको रिफ्यूजी बोला गया। उनको बोलते हैं रिफ्यूजी, शरणार्थी को। अब सीमापुरी में ये लोग रह रहे हैं। यहाँ की स्थिति क्या है, इनकी जो घर है, मकान है, वो मिट्टी के बने हुए हैं। इनकी जो छतें हैं घरों की, वो टीन की चादरें उस पर रखी हैं। नो ड्रेनेज, कोई भी जो पानी बहता नालियों का, उनकी नाली की निकासी सुविधा नहीं है, यानी बहुत ख़राब स्थिति है। 10,000 रैग पिकर्स फैमिलीज, यानी 10,000 रैग पिकर्स फैमिलीज लिविंग देयर, यानी वहाँ पर 10,000 जो कूड़ा बीनने वाले परिवार हैं वो वहाँ निवास करते हैं। फिर कह रहा 30 ईयर्स आइडेंटिटी राशन कार्ड्स, 30 ईयर्स, यानी इसके 1971 के बाद, यानी जब राइटर ने लिखा तो 30 वर्ष हो चुके थे। 30 वर्ष पश्चात भी वहाँ क्या था, वहाँ के लोगों के पास अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, कोई पहचान नहीं, कोई उनके पास ऐसा प्रूफ नहीं था जो यहाँ के नागरिक सिद्ध हों। लेकिन फिर भी यहाँ के नेताओं ने, यहाँ नेताओं की देखिए दोहरी राजनीति, यहाँ नेताओं ने क्या किया, इनको राशन कार्ड उपलब्ध करा दिया। राशन कार्ड उपलब्ध करा देने से ये लोग वोटर बन गए और ये वोट देने का अधिकार इनका हो गया। यानी इनको सिर्फ नेताओं ने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन इनकी सुविधाओं का कोई भी ध्यान आज तक किसी ने नहीं दिया। इनको राशन कार्ड उपलब्ध करा दिया, लेकिन इन लोगों के लिए भी खुशी का कारण था, क्योंकि राशन कार्ड मिल जाने से इन लोगों को सस्ते में ग्रेन्स यानी अनाज मिल जाता था, तो जिससे इनका जीवन यापन अच्छे से हो जाता था। अब उसमें से कुछ महिलाएं कह रही एलियन लैंड, ग्रेन मदर लैंड, नो ग्रेन। एलियन लैंड यानी जो अपना देश यहाँ भारत को उन्होंने बताया ये हमारा अपरिचित, ये हमारा देश नहीं है। हम तो पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी हैं, बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी हैं, लेकिन यहाँ एलियन लैंड जो है हमारी अपरिचित भूमि है, मदर जो यहाँ पर क्या नाम जो ये भूमि है यहाँ की, यहाँ ने हमको रोजी रोटी, ग्रेन्स मतलब रोजी रोटी से रोटी दी हमको यहाँ खाने के लिए, हमको अनाज मिला यहाँ से। लेकिन जो हम लोगों की वास्तविक मदर लैंड है, यहाँ पर हमको नो ग्रेन्स यानी कोई भी अनाज नहीं मिला, कोई रोटी रोजी नहीं मिली। यानी फिर भी हम लोग खुश हैं, क्योंकि यहाँ की धरती ने, यहाँ के भारत भूमि ने हमको रोटी दी है, इसलिए हम यहाँ भी एलियन लैंड पर भी खुश हैं। कि फिर कह रहा है अगला पॉइंट, पिकिंग गार्बेज ब्रेड सर्वाइवल। अब कह रहे हैं हमारा जो व्यवसाय है, हमारा जो रोजी रोटी है, हमारा यही है, पिकिंग यानी पिकिंग गार्बेज, ड्रैग पिकिंग जो हम लोग करते हैं, यही हमारा व्यवसाय है। और यही जो हमारे बच्चे ये भी यही करेंगे, ये दे आर पार्टनर्स इन सर्वाइवल, ये हमारे पार्टनर्स हैं, सहभागी हैं। ये जो हम कर रहे हैं वही ये करेंगे, ये भी रैग पिकिंग करेंगे, और ये हमारे पार्टनर हैं किसमें, सर्वाइवल ऑफ लाइफ में, यानी जीवन यापन करने में ये हमारे पार्टनर्स हैं। फिर अगला पॉइंट है ग्रुप ऑफ वुमेन टैटर्ड साड़ीज। तो उसी समय ये जो वहाँ कुछ वुमेन्स के ग्रुप को देखती है अनीस जंग लेखिका जो है, और वो देखती है वहाँ की औरतें कुछ हैं, वो टैटर्ड साड़ी से मतलब यहाँ पर है कि बहुत बदसूरत और बहुत अजीब किस्म की साड़ी, जिसका रंग उड़ चुका है या फटी हुई है, बहुत अच्छी उसकी स्थिति नहीं है, वैसी साड़ी वो लोग पहने हुए हैं जो लोग कह रहे हैं। तो तब जब ये बात कर रही होती है लेखिका, तब वहाँ से एक बच्चा बोलता है समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज। ये टाइटल है इस समय लेसन का, इसके 2 पार्ट हैं लास्ट स्ट्रीम के, एक समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज और आई वांट ड्राइव ए कार। तो पहला पार्ट चल रहा था समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज, ये आई लाइन यहाँ पर कि
तभी उसमें से एक लड़का बोलता है कि हाँ, कभी मैंने भी कूड़े के ढेर से 1 रुपये एक बार मुझको प्राप्त हुआ है। उसी समय साहब कहता है, साहब सेड, आई 1 रुपी एंड 10 रुपी आई हैव आल्सो गॉट। मुझे भी एक बार 1 रुपये और एक बार 10 रुपये कूड़े के ढेर से मिला। गार्बेज क्या है? रैप्ड इन वंडर फॉर चिल्ड्रन। जो ये बच्चे हैं रैक पिकिंग कर रहे हैं, इनके लिए ये एक रैप्ड यानी एक गिफ्ट के तरीके से है कि जिसे हम बच्चे होते हैं गिफ्ट घर में खोलते हैं तो उनको लगता है इसमें पता नहीं क्या चीज़ है। तो यही इसी तरीके से जो कूड़ा है इनके लिए एक रैप्ड इन वंडर, आश्चर्य है कि पता नहीं कब वो उनका सोचना है, कभी हमको 10 रुपये मिल जाएंगे, कभी इसमें चांदी का सिक्का मिल जाएगा, कभी कोई और अच्छी चीज़ मिल जाएगी। तो ये लोग सोचते हैं और इसलिए इसको ये बीनते हैं, क्योंकि इनका जीवन यापन भी इसी से होता है। अब अगले पॉइंट पर आते हैं, विंटर, सर्दियों में साहेब फेंस गेट क्लब टू यंग मेंस टेनिस। यानी साहब जो है एक टेनिस क्लब के गेट पर खड़ा होता है और वहाँ 2 जो व्यक्ति हैं वो टेनिस खेल रहे होते हैं, जो अपनी परिधान में भी होते हैं और टेनिस के शूज भी पहने होते हैं। तो वहाँ खड़े होके जो साहब है वो सब देख रहा होता है और वो अपने मन ही मन कहता, आई लाइक द गेम, मुझे गेम बहुत पसंद है। टेनिस शूज, डिस्कलर्ड शर्ट, और वो टेनिस वाले जूते भी पहने थे आज टेनिस वाले जूते भी पहने हैं। डिस्कलर्ड शर्ट, जो उसकी बदरंग शर्ट है उससे वो जूते मैच नहीं कर रहे। तो लेखक ये सब चीज़ देख रहा है, यानी जो राइटर अनीस जंग है वो सब ये सब देख रही होती खड़े खड़े। तो वो उसके पास आती हैं, होल बेयरफुट शूज ड्रीम कम ट्रू बट गेम फॉर ऑफ रीच। अब कह रहा है जो उसके जो जूते हैं उसमें एक छेद होता है, जो साहब के पास जूते हैं उसमें एक छेद होता है। तो ये निश्चित हो जाता है कि वो जूते उसके नहीं हैं, वो किसी धनी परिवार के बच्चे ने छेद हो जाने के कारण उसको गिफ्ट कर दिए हैं कि लो अब हम नहीं पहनेंगे इसको, अब तुम पहनो। तो वो जूते किसी धनी परिवार के व्यक्ति के लड़के के जूते हैं। अब बेयरफुट यहाँ शब्द आया, बेयरफुट हमने कहा नंगे पैर, तो यहाँ पर बेयरफुट का शब्द का मतलब ये है कि बेयरफुट, वो पहले बेयरफुट था अब उसके पैर में जूते हो गए। तो ड्रीम कम ट्रू, जो पैर नंगे पैरों घूमता हो उस लड़के को अगर जूते मिल गए हैं, भले उसमें छेद हो या थोड़े से फटे हों, तो उसके लिए ड्रीम कम ट्रू है, यानी उसके लिए सपना साकार होने जैसा है, उसका मानो सपना साकार हो गया है। बट गेम फार ऑफ रीच, लेकिन जो सपना ये टेनिस खेलने का देख रहा है, लेखिका कह रही हैं जो सपना टेनिस खेलने का देख रहा है ये बिल्कुल उस कभी पूरा नहीं होगा, बहुत दूर है उससे, ये पूरा होना असंभव है। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों पश्चात राइटर फिर मिलता है किससे? साहब से। अब साहब की स्थिति क्या है? वो मिल्क बूथ, स्टील कनेस्टर, टील स्टॉल डाउन रोड, 800 रुपीज़, ऑल मील्स लाइक इट, केयर फ्री, कनेस्टर हैवी, पूरा पैराग्राफ। यानी अब उसके हाथ में क्या है? वो मिल्क लिए, मिल्क का एक कनेस्टर लिए है जो कि स्टील का है, स्टील का कनेस्टर लिए हुए है। और राइटर उससे प्रश्न करता है यहाँ तुम कैसे, क्या कर रहे हो, तुमने क्या काम करना शुरू कर दिया है? तो राइटर जो साहब है वो बताता है कि यहाँ रोड के नीचे एक टी स्टॉल है, वहाँ पर मैंने काम करना शुरू कर दिया है, अब मैं वहाँ काम करता हूँ और 800 रुपये मुझे वहाँ पर पगार मिलती है, 800 रुपये मुझे मिलता है महीने का, ऑल मील्स, और पूरे दिन का भोजन मिलता है, यानी सुबह दोपहर और रात का भोजन भी मिलता है, लाइक इट। अब राइटर क्या कह रहा है उससे, क्या तुम इसे पसंद करते हो? डू यू लाइक इट? केयर फ्री, कनेस्टर हैवी। अब जो राइटर है वो अब कहता है कि जो ये बच्चा है साहब, जब पहले वो रैक पिकर था यानी रैक पिकिंग करता था, कूड़ा बीनता था, उसके भले उसके पास एक मोमिया प्लास्टिक की थैली हो, वो भले कंधे पर लटकाए हो, लेकिन उसका खुद मालिक था। लेकिन अब क्या है, जो उसके पास कैनिस्टर है उसके भाव थे जो पहले थे वो अलग थे, फ्री था, स्वतंत्र था, उसके ऊपर कोई डर नहीं था, कोई चिंता नहीं थी। लेकिन अब क्या है, उसके पास एक कैनिस्टर है जो कि बहुत हैवी है, बोझा है, और वो दूसरे का है, वो टी स्टॉल वाले का है। तो उसे कहीं ना कहीं और उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन नहीं होते हैं जब वो कहता है कि डू यू लाइक इट, लेकिन तब वो उसका जवाब नहीं देता है, बिना जवाब दिए वो आगे बढ़ जाता है। तो वहाँ आखिरी लाइन राइटर कहती है, साहब इज़ नो लॉन्गर मास्टर ऑफ हिज ओन, कि अब जो साहब है वो अपना स्वयं का मालिक नहीं रह गया है, अब वो दूसरे के अधीन हो गया, दूसरे का नौकरी करने, यानी वो नौकर हो गया है। यहीं से स्टोरी ये वाली समाप्त होती है। अगले पार्ट में आपको इसका सेकंड पार्ट यानी आई वांट ड्राइव ए कार, मैं उस कहानी को आपको एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।